जय हिंद बच्चों, हम आप लोग को 2 वीडियो दे चुके हैं चुंबक में। ये तीसरा वीडियो आपको चुंबक का है। उसमें आप लोग पढ़े थे ध्रुव से संबंधित बात, चुंबक के बल संबंधित बात और चुंबकीय पदार्थ आपने पढ़ा। इसके अलावे चुंबकीय अक्ष पढ़े, चुंबकीय लंबाई पढ़ा, उसमें चुंबक के प्रकार पढ़ा। जो बच्चे इन सारे वीडियो को नहीं देखा वो आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख लें तो ये वीडियो और बेहतर ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ते जाएगा वो आप जानते हैं कि इसमें नियम, रूल्स, वैज्ञानिकों का रूल्स अब आएगा। तो पीछे वाला जो वीडियो था आप लोग को उस सारे वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरी तरह से जानकारी कर लीजिए। इसके बाद तीसरा वीडियो को पूर्ण रूप से और आप लोग नोट्स के रूप में भी लिखते जाइएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन विथ आंसर की तरह बना देते हैं, खाली लेक्चर नहीं देते हैं बल्कि क्वेश्चन विथ आंसर भी लिख देते हैं। इसलिए सारे सब्जेक्ट मतलब ये जो सारा पॉइंट होता है वो भी और जो प्रश्न उत्तर होता है उसको भी आप पूर्ण रूप से सॉफ्ट कॉपी के रूप में तैयार कर लें। देखिए, हाँ, अब हम लोग को अगला जो टॉपिक है वो चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। उसके पहले भी हम लोग कल आपको एक बताए थे चुंबक को लोड स्टोन क्यों कहा जाता है। पीछे वाला वीडियो में बताया गया था चुंबक को लोड स्टोन। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और बनाते हैं, चुंबकीय कंपास। लोड स्टोन और चुंबकीय कंपास का काम जो है एक है और वो है दिशा को जानना। दिशा को जानने में प्राचीन काल में जब उपयोग चुंबक को किया जाता था तब उसको लोड स्टोन के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान समय में दिशा को जानने के लिए एक घड़ी जैसा रचना डायल बोलते हैं, देख दिए, ले दिए डायल, और बीच में सुई चुंबक होता है। इसके मदद से दिशा को जानने में उपयोग किया जाता है। मोबाइल लोकेशन जब खोलते होंगे तो ऊपर में भी आपका ऐसा चित्र दर्शाता है। मोबाइल लोकेशन जो खोलते होंगे तो ऐसा दर्शाएगा। यदि आप मैप खोलेंगे तो उसमें भी आपको इस तरह से लोकेशन दर्शाता है। तो यही है आपके सामने चुंबकीय कंपास कि वर्तमान समय में दिशा को जानने के लिए सुई चुंबक को वो डायल नुमा रचना में व्यवस्थित कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है, जिसी को हम लोग चुंबकीय कंपास या दिक् सूचक यंत्र कहते हैं। दिक् मतलब दिशा, सूचित मतलब दर्शाना। जो दिशा को दर्शाने वाला यंत्र होता है उसी को हम लोग को क्या कहते हैं, चुंबकीय कंपास। तो सिर्फ दोनों को प्रयोग के आधार पर नाम अलग है, काम एक ही है। काम दोनों को क्या है, लोड स्टोन को भी क्या काम था, तो दिशा को जानना। चुंबकीय कंपास का क्या काम है, तो दिशा को जानना। तो दोनों को काम है दिशा को जानना। फर्क यही है कि वो पहले सिर्फ डायरेक्ट दिशा को जानने के लिए पहले लटका दिया जाता था, तब उसको लोड स्टोन कहते थे। लेकिन आज उसी सुई चुंबक को वो क्या किया जाता है, डायल नुमा रचना में गोल नुमा एकदम घड़ी की तरह घड़ी में यहाँ पर 12, 3, 6, 9 होती है। यहाँ पर NESW होता है, नॉर्थ पोल, ईस्ट। ये दिशा को दर्शाता है, पोल के आधार पर ये दिशा को दर्शाता है, इसलिए इस चीज को जानकारी ध्यान में रखें। तो ये आपको हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो दर्शा रहे हैं कि यदि हम लोग कॉपी किताब इत्यादि पर हम लोग यदि दर्शाते हैं दिशा को, तो सबसे ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिना हाथ तरफ पूरब और बायां हाथ तरफ पश्चिम। इसलिए इसको हम लोग दिक् सूचक यंत्र के नाम से जानते हैं। बीच में देखिए सुई चुंबक है और ये गोल वाली रचना को डायल कहते हैं। डायल एकदम घड़ी समझ लीजिए, घड़ी। फर्क, घड़ी में यहाँ पर 12 तो यहाँ N है, घड़ी में यहाँ 3 तो यहाँ E है, पूरब को दर्शा रहा है। ये आपको 6 दर्शाता है घड़ी में, ये आपको 9 दर्शाता है। उसी के जगह पर ये दिशा के रूप में जानते हैं। तो दिशा को जानने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय कंपास।
दिक्सूचक यंत्र वर्तमान समय में आज आप इसको लोड स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक घड़ी नुमा रचना आप ट्रॉली बैग वगैरह पर भी, टूरिस्ट बैग वगैरह पर भी यह दर्शाया हुआ रहता, चुंबक रहता कि आप अननोन जगह पर चले जाते हैं तो वहां पता नहीं चलता किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। तो अच्छे से अच्छे बैग में है ना, ये सूटकेस में ये लगा रहता है। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, मोबाइल से तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए ये जो है पहले व्यवस्थित किया जाता था, अभी भी इसका उपयोग। अब हम लोग एक आते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का एक हम बता देते हैं किस वैज्ञानिक ने कब इसको प्रभाव को जानकारी प्राप्त की है। 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, हम लिख देंगे है ना पूरा का पूरा, फिर भी आप सुन लीजिए, लेक्चर में सुन लेने के बाद आपको याद आ सकता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कब हुआ? 1820 में। किसने किया? हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने। तो ये प्रश्न दो तरह से अब आ जाता है, एक तो पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन बना करके जो हम आपको लिख दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लिखे, अथवा कहेगा आपको कि ऑस्ट्रेड के नियम को लिखे। तो यही है, ऑस्ट्रेड का नियम कहिए अथवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको प्रयोग द्वारा भी पूछता रहता है, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था कि ऑस्ट्रेड के नियम को एक प्रयोग के द्वारा है, एक प्रयोग के द्वारा समझाएं, तो हम इस प्रयोग को भी आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी पहले इस चीज को ध्यान से समझिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा था विद्युत धारा का प्रभाव में, यह है चुंबकीय प्रभाव और विद्युत धारा दोनों के रूप में, विद्युत धारा और चुंबक। देखिए जब ये तार है, कोई तार है, कोई भी चालक तार है विद्यार्थी जी, कोई भी चालक तार है, हम आपको बताया कि ज्यादा करके हम लोग चालक तार के रूप में उपयोग करते हैं तो कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर और लोहा का वायर। ये लोहा का बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, हम आपको विद्युत धारा में भी बता चुके हैं। तो यदि कोई ये चालक तार है विद्यार्थी, कोई भी कंडक्टर है, और इससे जब तक करंट नहीं सप्लाई करेंगे तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक। और जैसे ही इससे करंट सप्लाई कर देंगे, ऑन कर दिया, और करंट है तो करंट तो प्रवाहित होने शुरू हुआ, उच्च विभव से निम्न, तब इस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इतनी बात को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब ऐसा उत्पन्न होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा तब ऐसा उत्पन्न नहीं होगा। हम इसको प्रयोग की मदद से भी आपको समझाएंगे कि यदि ये ऑफ है, ये करंट आपको, ये ऑफ है, ये तार है, और ये आपको करंट यहाँ पर ऑफ है ना, ये आपको इंडिकेट कर देते हैं विद्यार्थी। आपको पहले ही बताए थे कि यदि ये खाली स्थान रहेगा तो वो ऑफ को दर्शाता है ना, यदि यहाँ पर ये दर्शा देते हैं विद्यार्थी तो ये ऑन को दर्शाता है ना। फिर भी इसको खाली कर देने के बाद एक और प्रतीक बताए थे कि यदि तीर का चिन्ह इधर से इधर आ गया तो इसका मतलब हो गया विद्यार्थी ऑन। इसका एक संकेत ई भी है और एक संकेत यहाँ पर ई भी है ना। एक संकेत और बताए थे विद्यार्थी, आप याद कीजिएगा कि यहाँ पर के लिख दिया था, तो के लिख दिया था तो ये हो गया था ऑन, है ना। ये के मतलब कुंजी हो गया, कोई कंडक्टर है जो दोनों तार को जोड़ने का काम करता है, दोनों तार को जोड़ने, तो ये ऑन को दर्शाता। लेकिन जब ये बीच में खाली है और ये एक ही तरफ तीर का चिन्ह है विद्यार्थी, तो ये ऑफ को दर्शाता है, ऑफ को दर्शाता है विद्यार्थी। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा अर्थात ऑफ रहेगा, तब इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा तब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस उत्पन्न के घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अथवा ऑस्ट्रेड के नियम कहते हैं, जो आपको लिख दिया गया कि किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। मैंने क्या बोला कि उसके आसपास क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत धारा के कारण उसमें क्या उत्पन्न होती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अथवा ऑस्ट्रेड का नियम कहते
है। आप इतने बात को याद रखना है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब अब वो जो है चालक तार चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। इस प्रयोग से हम आपको प्रयोग करके बताएंगे, सुई चुंबक की मदद से यानी किसी चुंबक की मदद से प्रयोग करेंगे, जांच करेंगे कि क्या करंट सप्लाई करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या नहीं उत्पन्न होता है ना। तो ये हो गया कि जब किसी धारावाही चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने की इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्यार्थी आप एकदम शॉर्ट तरीका पर याद रखना है कि जब करंट सप्लाई होगा तब उसके आसपास चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब एक है, देखिए यदि हम लोग पंखा लगाते हैं और पंखे में कंडेंसर नहीं लगाते हैं, है ना, कंडेंसर नहीं लगाते हैं तो कभी तार को इधर से जब डालते हैं गरम ठंडा, आपको गरम ठंडा भी पहले भी पढ़ा है फिर भी इसमें भी पढ़ाएंगे, तो गरम ठंडा तो कभी पंखा इधर घूमती है तो कभी इधर घूमती है। मैं उस पर भी बात करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैसे, क्यों होता है, उसके पहले एक नियम है जिसको हम लोग देखिए हाथ के नियम यहाँ पर 3 को पढ़ेंगे। एक बायां हाथ के नियम, एक दाहिना हाथ के नियम, एक दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, इसी को स्क्रू का नियम कहते हैं। स्क्रू खोलने कसने वाला स्क्रू। पेंच का नियम, पेंच स्क्रू का नियम भी कहते हैं, पेंच या स्क्रू का नियम कहते हैं। इस नियम को हम पहले कैसे समझेंगे, एकदम सिंपल सी तरीका है और वो है क्या, यहां पर तो वैसा चीज नहीं, फिर भी देखिए ये इसी को हम मान लेते हैं तार। ये तार को पहले आप ऐसे पकड़िए, भर मुट्ठी पकड़ना, ऐसे करके नहीं, सिर्फ ऐसे अंगूठा सीधा रख करके, अंगूठा को तार के दिशा में रख करके, चाहे इधर चाहे उधर, एकदम सीधा। एक देखो पकड़ने के भी ये भी पकड़ ले भाई, एकदम पकड़ करके। ये नहीं, ये कुश्ती नहीं खेलना है हम लोग को कि पकड़ना है क्या, इसको हबट कर करके, यहाँ पकड़ना है इस प्रकार से। देखिए ऐसे पकड़ते हैं तो ये तार है, ये तार है तो ऐसे पकड़ रहे हैं तो अंगूठा को जो दिशा होगा और 4 उंगली को दिशा होगा, ये दोनों को बात को याद रखना है कि अंगूठा क्या बताता है और 4 उंगली एक साथ, इस चारों का एक ही बात है, इसका अलग बात है। इसको जब समझ जाएंगे तब फिर हम आपको बताएंगे कि पंखा भी उल्टा और सीधा क्यों चलता है ना। तो देखिए दाहिने हाथ से, बायां से नहीं, दाहिना हाथ के अंगूठे का नियम है, ये केवल अंगूठे का नियम है। फिर आगे आएगा फ्लेमिंग साहब, वैज्ञानिक का नाम है फ्लेमिंग, और उन्होंने 2 नियम दिया, एक बाएं हाथ के नियम पर दिए, एक दाहिने हाथ के नियम पर दिए। इसके बाद मैं बताऊंगा। तो पहले आप मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है, इसको लोग खाली अंगूठे का नियम भी कहते हैं। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में चालक तार को अपने दाहिना हाथ से ऐसा पकड़ा जाए कि धारा के दिशा में अंगूठा होना चाहिए, धारा के दिशा में अंगूठा होना चाहिए। मैंने प्रश्न को केवल मिटा रहे हैं, है ना। ये धारा है बाबू, ये धारा, तो अंगूठा को दिशा इधर होना चाहिए, अंगूठा का दिशा इधर होना चाहिए, अंगूठा का दिशा इधर होना चाहिए बहादुर, है ना। तो अब देखिए अंगूठा का दिशा इधर रख लिए चालक तार में, तो भाई ये 4 उंगली नीचे नहीं है घूमेगा, ऊपर नहीं है घूमेगा, पीछे नहीं है, तो ये एक के बाद नहीं घूम रहा है भाई, ऐसे ऐसे देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीका से घूमता है। तो ये हो गया आपको क्या दर्शा रहा है, विद्युत धारा के दिशा। अंगूठा क्या दर्शा रहा है, विद्युत धारा के दिशा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता, तो विद्युत धारा के दिशा, और 4 उंगली क्या दर्शाता, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या दर्शाता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहिए या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहिए, दोनों एक ही बात है ना। तो ये क्या दर्शाता, अब देखिए, अभी आप देखिए कि आप तरफ अंगूठा है तब इधर घूम रहा है नीचे से ऊपर की ओर। अब हम ले आते हैं अपने तरफ अंगूठा, अब देखिए किधर घूम रहा है, देख रहा है विद्यार्थी, पहले घूम रहा था ऐसे, अब घूम रहा है ऐसे, दोनों बदल गया ने। इसका मतलब है कि जब विद्युत धारा की दिशा बदला जाएगा
तब चुंबकीय क्षेत्र रेखा की भी दिशा भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और यही कारण होता है कि जब हम विद्युत धारा पहले गर्म ठंडा को जब चेंज करते हैं तब हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है, जिसके कारण पहले क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार से वो बदल जाएगा। कंडेंसर हटा दीजिए, कंडेंसर का सिस्टम अलग है, थोड़ा सा अलग है ना, वो दो काम करता है, मैं उसको आगे वर्णन करूंगा आगे के वीडियो में। इस प्रकार से याद रहे। तो ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। तो देखिए आपको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में, दाहिने हाथ के अंगूठे नियम में अपने दाएं हाथ से चालक तार को इस प्रकार से पकड़ा जाए कि विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा और 4 अंगुली की जो दिशा होती है, घूमने की जो दिशा होती है, वो विद्युत धारा के, सॉरी मैंने गलती बोला, विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा, विद्युत धारा के दिशा में अंगूठा और 4 अंगुली को घूमने की जो दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। तो दोनों बात याद रखें कि ये दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा, ये दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा, ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। तो याद रहे इसको पेंच या स्क्रू का नियम। देखिए हम लोग पेंच को खोलते कसते हैं, खोलते और कसते हैं। तो खोलने कसने में आप देखिए, मान लेते हैं कि ये इसको हम लोग को नहीं खोलने आता, कि कने खोले घुमाएंगे तो खुलेगा, एकदम सिंपल सा। कुछ इस नियम का अपवाद रहेगा तो देखिए टर्न ली देगा। देखिए मेरा मार्कर सपोज एक उदाहरण बहुत सटीक है कि विद्यार्थी जहां अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ये नियम फॉलो नहीं करेगा तो वहां आपको डायरेक्शन दर्शा देगा कि इसको आप ऐसे घुमाइएगा तो खुलेगा, ऐसे घुमाइएगा तो कसेगा। तो जहां विपरीत रहेगा, साइकिल का पैडल, जो आप साइकिल चलाते हैं वो पैडल इस नियम को फॉलो नहीं करता। अब बाकी जितना भी हम लोग रिंच बोल्ट खोलते हैं, स्क्रू खोलते हैं, वो सारे ये आपको अंगूठे का नियम को फॉलो होता है। कि जैसे देखिए आप देख रहे हैं कि हमको अंगूठा इधर जाना है, तो यदि आप ऐसे घुमाइएगा विद्यार्थी अंगूठा तो ये टाइट होगा, कसाएगा टाइट होगा। ऐसे घुमाइएगा तो है ना, घड़ी के दिशा में घुमाइएगा तो टाइट होगा। अब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइएगा तो देखिए आप घड़ी के विपरीत ऐसे घुमा रहे हैं तो ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसका मतलब खुलेगा। इसलिए इस चीज को आपको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम, मैक्सवेल के अंगूठे के नियम है ना के साथ साथ स्क्रू या पेंच का नियम भी कहा जाता है। इसलिए इसमें देखो क्या लिखता है, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि, देखो यहां से सुनिएगा, यहां से ध्यान से, कि किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि, है ना, इस प्रकार से पकड़ने के बाद कल्पना करें, अनुभव करें कि अंगूठा जो होना चाहिए वो विद्युत धारा की दिशा में होनी चाहिए। अंगूठा क्या होनी चाहिए, विद्युत धारा की दिशा, और 4 अंगुलियां जो होती है, जो घूमती है, वो आपको क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को दर्शाता है। देखिए विद्यार्थी एकदम ध्यान से इस चीज को ध्यान दीजिए, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपको ये किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ने की कल्पना किया जाए कि अंगूठा जो होना चाहिए, अंगूठा छूट गया है शब्द है ना विद्यार्थी, यहां पर छूट गया है। देखिए लिख रहे थे किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ने की कल्पना किया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हो तो 4 अन्य अंगुलियां जो होती है विद्यार्थी वो धारा के चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आप उस चीज पर ध्यान ना दे करके इस चीज पर ध्यान दे। यहाँ एक शब्द छूट गया था, आप ये ध्यान दीजिएगा, है ना। 2 बात को ध्यान देना है। एक बात नंबर पहला कि विद्युत अंगूठा क्या होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में। 4 अंगुली क्या होना चाहिए, 4 अंगुली क्या होना चाहिए, 4 अंगुली क्या होना चाहिए, तो यह आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के। तो ये दोनों बात को सिर्फ याद रखना है, ये दोनों बात को याद रखना है विद्यार्थी। धारा की दिशा में अंगूठा हो जाए, अंगूठा की धारा ये हो जाए, अंगूठा किसकी हो जाए, विद्युत धारा की दिशा में, और 4 अंगुली क्या हो जाए, 4 अंगुली क्या हो जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में। इस प्रकार से आप लोग
शॉर्ट अच्छा से ले लीजिए, है ना, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए विद्यार्थी, अब आगे का टॉपिक जो है परिनालिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर विद्युत मोटर काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है ना। ये परिनालिका से आपको आइए परिनालिका बताते हैं, और परिनालिका कौन कौन से बातों पर निर्भर करता है ना, इसके बारे में बताते हैं। तो परिनालिका विद्युत रोधी किसको कहते हैं? आपको बताए थे कुचालक, अचालक बताए थे, उसी को विद्युत रोधी कहते हैं। वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कुचालक, अथवा क्या कहते हैं? अचालक। उसी को विद्युत रोधी कहते हैं। रोध, विरोध कर रहा है, विद्युत को विरोध करने वाले को विद्युत रोधी कहते हैं, है ना। तो ये विद्यार्थी विद्युत रोधी पर, यानी देखिए कोई बेलनाकार वस्तु होती है, खास करके बेलनाकार वस्तु, अब तार को पास पास में लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, लपेटते जाओ, एकदम अनेकों फेरे वाली जो कुंडली बनेगा, बहुत सारा फेरा बना दो, तो उसी को परिनालिका कहते हैं। विद्युत रोधी पर तांबे के तार को पास पास में लपेट कर, यानी बेलनाकार होना चाहिए, लपेट कर अनेकों फेरों वाली कुंडली, जितना फेरा बढ़ेगा उतना अच्छा बात है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछेगा कि परिनालिका किस किस बातों पर निर्भर करता है, और इस पर निर्भर करता है विद्युत मोटर। तो वहां पर क्वेश्चन बन जाएगा क्या चीज? विद्युत मोटर की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपने सुना होगा 1 HP का मोटर, 2 HP का मोटर, 3 HP का मोटर, सो ऑन डाउन। तो इस प्रकार से HP मतलब हॉर्स पावर, अश्व शक्ति कहते। यह जो है शक्ति का मात्रक है। आपको बताया गया था शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, शक्ति का मात्रक HP भी होता है, शक्ति का मात्रक किलोवाट भी होता है, शक्ति का मात्रक मेगावाट भी होता है, शक्ति का मात्रक गीगावाट भी होता है। ये सब शक्ति का मात्रक है, बड़ा बड़ा है। आपको विद्युत चैप्टर में पहले ऑफलाइन में भी मैंने पढ़ाया था। तो विद्यार्थी, विद्युत मोटर की शक्ति जब बढ़ाना है, HP जब बढ़ाना है, क्या क्या करना चाहिए? तो वो परिनालिका के बातों पर निर्भर करता है। किसी मोटर की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो हम लोग मोटर में पढ़ेंगे। लेकिन ये परिनालिका की बात कहेगा कि परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिनालिका निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है? तो वहां पर आपको परिनालिका ऑप्शन रहेगा, तो परिनालिका मारना। यदि विद्युत मोटर है तो विद्युत मोटर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, डायनेमो में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका वर्णन हम आगे के वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग परिनालिका को सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहां पर उपयोग करेंगे और जानेंगे इसका क्या फायदा है। इससे हम लोग आपको अस्थायी चुंबक यानी विद्युत चुंबक बनाएंगे। हम आपको बताए थे टाइप ऑफ मैग्नेट में, चुंबक के प्रकार में, आपको एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक, एक विद्युत चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक भी पढ़ लिया है आपने, कृत्रिम चुंबक भी पढ़ लिया है आपने, और विद्युत चुंबक। इसी की मदद से विद्युत चुंबक आपको तैयार होगा। तो विद्युत रोधी पर जब तांबे के तार, ये मान लेते विद्युत रोधी, ये तो कुचालक पदार्थ है, ये प्लास्टिक का है ना विद्यार्थी, रबड़ का है, प्लास्टिक का। तो इस प्रकार यदि तांबे के तार को पास पास में लपेट कर, आपने देखते होंगे कि जो है ये मकर संक्रांति है, बच्चे लोग लटई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें देखते होंगे कि धागा लपेटा जाता है। तो धागा के जगह पर तांबा का तार होना चाहिए, तांबा का तार होना चाहिए। यदि वो तांबा का तार है तो वो आपको रेडी हो गया बन करके परिनालिका। तो ये परिनालिका देखिए ना, ये लपेटा हुआ है, फेरा दिख रहा है, हम आपके लिख दिए। ये क्या चीज है? तो तांबे की तार है। इसके अंदर क्या रहता है? एक बेलनाकार रहता है। तो इसको हम निकाल करके अलग कर दिया। वो निकालने के आप एक और उदाहरण देते हैं। आप लोग को कलम के अंदर जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग की बनावट भी परिनालिका होती है, बट उसमें जो होता है आयरन की होती है, वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, यानी लोहा आप बोलते हो, इस्पात बोलते हो, इस्पात की बनी होती है। और इसको बनाना है किसका? तांबे की तार को। तो अब परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। एक पहला ध्यान से सुनिएगा,
लिखा हुआ उस बात पर आप ध्यान दीजिए। लिख तो इसलिए देते हैं ताकि आपको लिखने में सुविधा हो विद्यार्थी, इसलिए मैंने लिख देता हूं, है। पहली बात को आप ध्यान से सुनिएगा, फेरों की संख्या पर ये राउंड जितना फेरा लगाइएगा, जितना फेरा, 7 फेरा शादी विवाह वाला नहीं, ये जितना फेरा तांबा का तार को लगाइएगा, जितना फेरा लगाइएगा उतना अधिक शक्तिशाली होगा, यानी उसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होगा। इसके बाद ये पहला बात कि फेरों की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। दूसरा, विद्युत धारा पर, विद्युत धारा, प्रबल विद्युत धारा, दुर्बल विद्युत धारा आपने पढ़ा, जिसको आपने पढ़ा था ओम के नियम में, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ेगा तो विद्युत धारा का प्रबलता बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगा तो विद्युत धारा का प्रबलता घटेगा, क्योंकि भी समानुपाती आई, ओम साहब ने कहे थे। तो इसलिए विद्यार्थी यदि वोल्टेज अच्छा रहेगा, मतलब प्रबल विद्युत धारा रहेगा, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक उत्पन्न होगा, और दुर्बल विद्युत धारा रहेगा, लो वोल्टेज रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको कम उत्पन्न होगा। इसलिए पहला जो बात था फेरों की संख्या पर, कि प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी जी आपको बात याद रहे कि फेरों की संख्या, अधिक फेरा वाली और कम फेरा रहेगा तो कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है नहीं। धारा प्रबल रहेगा तो अब इसके अंदर प्रणालिका के भीतर रखे जाने वाला पदार्थ, आप प्रणालिका के अंदर पदार्थ को भी रख सकते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र का शक्ति और बढ़ेगा। यदि बिल्कुल खोखला हवा के माध्यम से प्रवाहित करेंगे तो सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि हवा के माध्यम से प्रयोग करते हैं तब सबसे कम, ये भी बात को याद रखिएगा, कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होगा, जब वहां पर कोई प्रणालिका के अंदर कोई भी पदार्थ नहीं रहेगा तब। अब कोई भी पदार्थ में क्या डाल देना, तो वैसे पदार्थ को डालना है जो चुंबकीय पदार्थ हो। चुंबकीय पदार्थों में आपको हम बताए हैं क्या चीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, है ने, क्रोमियम, ये पदार्थों को डालना है। क्रोमियम मिश्र धातु विद्यार्थी ये डालना, ये तीनों में जो बेटर होगा वो होगा लोहा। और लोहा का कौन सा भाग होगा, तो नर्म लोहा। नर्म लोहा इस्पात वर्ग में आता है, कठोर इस्पात, मध्यम इस्पात, मृदुल इस्पात, स्टेनलेस स्टील। तो इस्पात डालना है, इस्पात में भी कौन, तो जो नर्म लोहा हो। यानी यदि इसको कहा जाए कि प्रणालिका के भीतर कौन पदार्थों को रखा जाएगा, कौन पदार्थों को रखा जाएगा तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो आपका जवाब होगा नर्म लोहा। कौन लोहा, नर्म लोहा। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका जवाब होगा नर्म लोहा, क्योंकि नर्म लोहा से ही आपका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। अब देखो यही से एक टॉपिक बन के आता है कि विद्युत चुंबक कहते किसको है, तो जब प्रणालिका के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ को डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये तो प्रयोग था स्टेट साहब का, ये नियम था स्टेट का, है ना, जिसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थी यहां पर सबसे पहले प्रणालिका के भीतर चुंबकीय पदार्थ को डालिए, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। तो वो पहले था जो डाल रहे थे, यदि लोहा है तो लोहा को सटाएंगे तो लोहा लोहा में सटता है, नहीं सटता। लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो जब सटाएंगे, देखिए हम आपको बगल में फिगर भी बना दिए, ये प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की फिगर है, समझ रहे। यदि इसके अंदर लोहा डाल देंगे और लोहा को फिर सटाएंगे करंट ऑन कर करके, तब खींच लेगा। इसको शक्ति बढ़ाना चाहेंगे तो फेरा की संख्या बढ़ाएंगे, या फिर क्या करेंगे विद्यार्थी, तो प्रबल विद्युत धारा देंगे जिसका विभवांतर अधिक हो। तो इस प्रकार से यहाँ अगला जो टॉपिक हम लोग को है, एक फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ के नियम और दूसरा दाहिने हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम और दूसरा दाहिने हाथ के नियम, है ना। तो देखिए ध्यान से इसको याद कीजिए। जय हिंद।